सर शो हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो आज का सेशन है ये सेशन 3 है इस वर्कशॉप का। इसमें जो हमारे पास आउटलाइन थी, अगर हम आउटलाइन को रिवाइज करें कि हम अभी तक क्या चीज़ पढ़ चुके हैं या किन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर चुके हैं। उसमें हमारे जो लास्ट वाला सेशन था, जो हमारा बेसिकली कल वाला सेशन था, उसमें हमने मॉड्यूल्स एंड पोर्ट्स की बात की थी। हमने मॉड्यूल्स और पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है। फिर हमने प्रिमिटिव्स और गेट लेवल मॉडलिंग जो है वो देखी थी। गेट लेवल मॉडलिंग में आपको एक एग्जांपल दी गई थी टू डिज़ाइन 4 to 1 मक्स, तो आप उसको अंडरस्टैंड आई होप के कर चुके होंगे। देन हमारे पास एक ऑप्शन थी कि आप टेस्ट बेंच कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं और हायरार्की जो है वो बेसिकली क्या होती है कोई भी आप डिज़ाइन मॉडल कर रहे हो उसकी। तो हमने ये लास्ट वाले सेशन में कवर किया था। आज वाले सेशन में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होती है यूजिंग कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट्स, और दूसरा हमारे पास है प्रोसीजरल ब्लॉक्स फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक। अब इन दोनों में बेसिकली मेन डिफरेंस ये है कि एक में आप बेसिकली प्रोसीजरल ब्लॉक्स यूज करते हैं, जो कि एक एग्जांपल आपने देखी थी इन टेस्ट बेंच, जो कि इनिशियल ब्लॉक था। इसी तरह एक और ब्लॉक होता है जिसे ऑलवेज ब्लॉक कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो हम आज के सेशन में देखेंगे, जो बेसिकली दूसरा पोर्शन होगा सेशन का, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये एग्जांपल आप रिवाइज कर लें, मतलब इसको एक दफ़ा देख लें कि ये हमारी एग्जांपल क्या थी। ये बेसिकली हमारी जो एग्जांपल थी ये थी 4 to 1 मक्स की। 4 to 1 मक्स जो है हमारा वो ये था कि हमारे पास डाटा इनपुट पे 4 लाइंस आ रही हैं, हमने आउटपुट पे 1 लाइन डाटा सेंड करना है। ऑब्वियसली इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके वो सेंड करना है। तो उसके लिए हमने ये एक मॉडल जो है गेट लेवल मॉडल, ये हमने देखा था। इस गेट लेवल मॉडल का आपको एक कोड भी दिया गया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये कर चुके होंगे। अगर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है तो हम इसको इसी एग्जांपल को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन या एक डिफरेंट वे से हम इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि अगर आप बात करें लैंग्वेज की लेवल पे या टूल की लेवल पे, वो सिंपलर डिज़ाइन होगा एज कम्पेयर टू गेट लेवल मॉडलिंग। ये एग्जांपल बेसिकली ये कोड आपने देखा था। ठीक है, ये कोड आपने इसको रन करके भी देखा होगा। देन वी सेड के हम अभी जो पहले 2 सेशंस हैं उसमें हम ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जो है ये हम पॉइंट जो है ये तकरीबन कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास आती है बिहेवियरल मॉडलिंग। आज हम जो 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे बेस्ड हैं बिहेवियरल मॉडलिंग पे। हम अब गेट लेवल मॉडलिंग से निकल के, स्विच लेवल मॉडलिंग से निकल के हम लोग अब बिहेवियर को मॉडल करना चाह रहे हैं, ताकि हम इसको इजीली कोड कर सकें, इजीली अपने सिस्टम्स को डिज़ाइन कर सकें। उसके लिए एग्जांपल वही है, ये 4 to 1 मक्स है। ऑब्वियसली ये चीज़ आप समझ चुके हैं सारी। अब इसमें आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो ये टेबल है, इसका जो ट्रुथ टेबल है ये आपको अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, ट्रुथ टेबल इज के आपकी जब ये दोनों वैल्यू 0 हो तो इट मीन्स के आपकी जो आउटपुट आई नॉट है वो एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव मीन्स वो आउटपुट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर S0 को 0 करूँ, S1 को मैं 0 कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें कि आई नॉट जो है वो कैसे जाएगी आउटपुट पे, इसकी कोई चीज समझ आती है कि कैसे जानी चाहिए आउटपुट पे? कोई बता सकता है? सर्वर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सर I0 में जो भी वैल्यू होगी, 0 होगी या 1 होगी, वो आउट पे चली जाएगी। ठीक है, मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ। ठीक है, उसका फंक्शन तो यही है कि आई नॉट पे जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे चली जाएगी। लेकिन अब मैं सर्किट लेवल पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे ये राइट साइड पे ये जो लिखा हुआ है आई नॉट है, ठीक है, ये आई नॉट जो आपकी डायग्राम है, इस आई नॉट को आपने ट्रांसफर करना है टू दी आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आउट पे, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो लोएस्ट 3 एंड गेट्स हैं यहाँ पे जो मेंशन्ड हैं, ये 3 एंड गेट्स जो हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? ये इनएक्टिव होने चाहिए। इनको इनएक्टिव रखने का वे क्या है? वो ये है कि आप इनकी वैल्यू को, इसकी आउटपुट को आप 0 करेंगे। ठीक है, इसकी आउटपुट को 0 आप कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं कि इसका जो भी कंट्रोल सिग्नल है, मतलब I3 तो इसका इनपुट सिग्नल है, I2 इनपुट है, I1 इनपुट है,
तो इसका जो भी कंट्रोल सिग्नल है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप 0 कर देंगे। जब उसको 0 करेंगे तो आपका I3 जो है सिर्फ वो कनेक्ट हो जाएगा आपकी आउटपुट के साथ, ठीक है। या ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप इसको सॉरी अगर 0 कर देंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस पे कोई भी वैल्यू आ रही होगी तो वो 0 ही आउटपुट पे सेंड करेगा। लेकिन आपको ये वाला एक्टिव करना है। जब आपको ये वाला एक्टिव करना है तो इसका मतलब है इन 2 पॉइंट्स पे, ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं I0 के साथ कंट्रोल सिग्नल्स दोनों, यहाँ पे वैल्यू क्या जानी चाहिए, 1 जानी चाहिए, ठीक है। अब इस वैल्यू को 1 करना कैसे कैसे पॉसिबल है? इस वैल्यू को 1 करना ऐसे पॉसिबल है कि इसके इनपुट जो सिग्नल्स हैं S0 और S1, इन दोनों को हम क्या कर दें, वन 0 कर। सर आवाज नहीं आ रही। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है पिछली स्लाइड से। सर आपकी आवाज मुझे भी नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है सर को बाकियों की भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, किसी के पास सर का कांटेक्ट है तो उधर मैसेज करने सर को। इधर ही चैट में बता दो सर को। चैट सर पढ़ नहीं रहे। जो भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, अगर वो कोई इनमें से कोई ऑर्गेनाइजर्स में इधर मौजूद है तो वो सर को मैसेज कर ले IEEE वालों में से। सारे रेज हैंड करो। मैंने मैसेज किया सर को, आई थिंक देख लेंगे अभी। जस्ट सेकंड मुझे बताइएगा, एक मिनट। हाँ जी, अभी बताएं। अभी आई थी सर की आवाज। आ रही है सर। अब आ रही है सर। अच्छा, वो कहाँ पे हुई है? सर वो मार्क्स वाली सर साइड 2 स्लाइड स्लाइड पहले खत्म होगी थी आवाज। यहाँ पे 2 to 1 जहाँ पे पे सिलेक्ट लाइन का ये पूछ सर रहे थे आप इधर ही सर। थी। ये सर यहाँ पे सर आपने क्वेश्चन पूछा था। बैक वाली साइड। सर इससे पिछली वाली पे। ये सर इधर। ये वाली। बोल दिया समझ सर में आया। आपकी आवाज फिर बहुत ज्यादा कम हो गई है।
मुझे तो मुझे सिस्टम ठीक कर लगा। अच्छा अभी बताइएगा आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। क्लियर सर। अभी आवाज़ ठीक है? यस यस सर। सर। अच्छा सही है, चलें फिर मैं बताता हूँ आगे। अच्छा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। सॉरी सर नॉइस बहुत आ रही है। नॉइज़ बहुत आ रही है, नॉइज़ आ रही है तो अभी क्या कर सकते हैं उसको? अच्छा एक मिनट फिर होल्ड करें, मुझे इसको कनेक्ट करने दें, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। अच्छा अभी बताइएगा। अब ठीक है सर। क्लियर है सर। यस सर, अब काफी बेहतर है। अच्छा चलें सही है, इससे कंटिन्यू करते हैं, शायद कुछ शफाका होगा। अच्छा स्क्रीन तो शेयर हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ये पूछा था डिटेल में, आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें उसमें सुन लीजिएगा। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल्स हैं दोनों S0 और S1 हैं, दोनों ज़ीरो हैं। ठीक है, दोनों ज़ीरो हैं, तो आप इसको कैसे ये कह सकते हैं कि आपका जो I0 है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट करवा देंगे। अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट का पर्पज़ ये है, बेसिकली वो ये करना चाह रहा है कि एक टाइम पे एक ही जो पोर्शन है, लाइक एक ही एंड गेट जो है वो क्या हो, एक्टिव हो, बाकी सारे एंड गेट जो हैं वो डीएक्टिवेट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका पर्पज़ ये है। तो S0 अगर हमने इस एंड गेट को एक्टिव करना है तो हमने यहाँ पे देखें इसको S0 को और S1 को यहाँ पे इन दोनों को आपस में इन्वर्ट करके इसको असाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वैल्यू 0 आएगी S0 पे और S1 पे, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। जब यहाँ पे 1 होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस 1 आ रहा है। तो I0 पे इधर 0 होगा या 1 होगा, वो आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पर्पस इस तरह से इसको आप लोग बेसिकली असेस कर सकते हैं। ये स्लाइड मैं स्किप कर देता हूँ। 2 to 1 मक्स जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो है आपको वो मतलब आपको पता तो है वो क्या होता है। तो इसमें जो चीज़ समझने वाली थी वो ये थी असाइन स्टेटमेंट जो है। असाइन स्टेटमेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। असाइन स्टेटमेंट ये होती है कि जब भी आप किसी भी वायर को एक कॉन्टिन्यूसली डाटा सेंड करना चाहें या उस किसी वायर को आप ड्राइव करना चाहें तो उसके लिए आप लोग असाइन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो एक वैल्यू लिखी हुई है, लाइक ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है आपकी राइट साइड पे, असाइन s इज इक्वल टू x हैट y। हैट मीन्स एक्सॉर, एंड लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऑब्वियसली एंड ही है। अगर आपने और करना हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, बार यूज़ करते हैं। तो अब मैं ये बताता हूँ कि असाइन स्टेटमेंट क्या कर रही है। अब इस असाइन स्टेटमेंट का पर्पस ये है कि x इज, अब यहाँ पे देखें ना, x जो है वो क्या है, आपकी इनपुट है, y भी आपकी इनपुट है। तो आपकी x और y जो इनपुट्स हैं उनको वो एक्सॉर करेगा और जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन कर देगा टू s। अब ये काम वो तब नहीं करेगा कि जब आपका डाटा चेंज हो, वो बल्कि कॉन्टिन्यूसली ये काम करता रहेगा। उसको ये नहीं देखना, वो ये नहीं देखेगा कि उसका डाटा चेंज हुआ है तो मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं, बल्कि वो ये करेगा कि वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूसली आपकी जो ये वैल्यूज हैं इनको वो बार बार जो है उसको क्या करता रहेगा, असाइनमेंट ये ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करता रहेगा। अच्छा इसमें और क्या होता है कि इससे इसमें और क्या चीज़ आती है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है बॉटम वाली उस पोर्शन में। यहाँ पे हमने ये काम किया हुआ है कि हमने एक ये वाला जो ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है C0, S।
अब सी नॉट कॉमा एस जो है वो ये है कि इसको कॉन्केटिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमने कॉन्केटिनेशन क्यों की हुई है? आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर मेरे पास दो 4 बिट का इनपुट्स हों, ठीक है, 4 बिट की दो इनपुट्स हों, अगर मैं उनको ऐड अप करूंगा तो कितने बिट का रिजल्ट आना चाहिए? 5 बिट का एक कैरी आएगा। ठीक है, एक कैरी आएगा। 5 बिट का रिजल्ट आना चाहिए मींस एक आपका मतलब लाइक 4 बिट का सम होगा और एक 5th बिट जो होगी वो आपकी कैरी होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब ए को प्लस किया बी के साथ और उसको सी आई के साथ प्लस किया। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 5 बिट का आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज करके इसको सी नॉट और एस के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्केटिनेशन का तरीका है कि आप कैसे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आपने 4 बिट का एडर बनाना है तो आप सिंपल इन स्टेटमेंट से बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है गेट लेवल पे जाके उसकी मॉडलिंग करें। अब आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं तो टूल्स को ही ऑब्वियसली काम करने दें, ना कि आप खुद से बैठ के लोएस्ट लेवल डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें। जहां तक आप खुद काम कर सकते हैं आपको ऑब्वियसली खुद ही करना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट की क्या फीचर्स हैं, बेसिकली वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है असाइनमेंट की दैट मस्ट बी अ नेट। लेफ्ट साइड पे कभी भी रजिस्टर यूज नहीं कर सकते आप, हमेशा क्या यूज करेंगे, ये रूल्स हैं, ये आपने याद रखना है। लेफ्ट साइड पे आपने क्या यूज करना है, हमेशा वायर यूज करनी है, कभी रजिस्टर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा से ही एक्टिव रहता है, ठीक है। हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो एक्टिव रहती है, जब तक वो ड्राइव होती रहेगी वो एक्टिव ही रहेगी। और the assignment expression is evaluated as soon as possible, like as soon as जो राइट हैंड साइड पे ऑपरेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं या उसकी वैल्यू जो है उसके साथ उसको हम लोग लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका जो भी वैल्यू वो जो भी वैल्यू उसको मिलेगी वो अपने लेफ्ट हैंड साइड को ऑपरेशन परफॉर्म करके लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देगा, ठीक है। देन आपके पास जो ऑपरेंड्स हैं ऑन राइट हैंड साइड वो लाइक रजिस्टर्स भी हो सकते हैं और नेट्स भी हो सकते हैं, मतलब वायर्स भी हो सकते हैं और रजिस्टर्स भी हो सकते हैं जो राइट हैंड साइड के ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो उनका कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो आप क्या यूज कर रहे हैं। इसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि ये कभी भी एज सेंसिटिव बिहेवियर जो है उसको मॉडल नहीं कर सकता। एज सेंसिटिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि वो कभी भी सिंक्रोनस नहीं हो सकता। सिंक्रोनस ना होने का मतलब ये है कि आप उसको किसी भी क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, आप उसको किसी भी क्लॉक पे ऑपरेट नहीं करवा सकते। वो इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि वो ऑलवेज एक्टिव होती है, वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी स्टेट का वेट करे और आपको आउटपुट पे को वैल्यू दे, ठीक है। वो हमेशा ही एक्टिव रहता है, इसकी एक ये मेजर लिमिटेशन है। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि इट कैन मॉडल अ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर अभी हमने वो असाइन स्टेटमेंट में देखा है कि हमने उसे जब 2 to 1 मक्स का कहा था तो उसे हमने ये कहा था कि जब सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 हो तो एक वैल्यू आउटपुट में भेजे, जब सिलेक्ट लाइन की वैल्यू लाइक 0 हो तो वो दूसरी वैल्यू जो है वो आउटपुट में भेजे। तो उसमें कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें एज सेंसिटिव बिहेवियर जो है वो मॉडल नहीं कर सकते। सर अब मतलब जब हम हमारा इनपुट अगर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर वो उसे नहीं लेगा, उसे नहीं कंपेंसेट करेगा। उससे उससे बेसिकली टाइम का समझ नहीं आएगी, लाइक वो टाइम को मॉडल नहीं कर सकता, वो टाइम को एवेलुएट नहीं कर सकता, ठीक है। वो जब भी उसकी कोई भी इनपुट चेंज होगी हम यही कह रहे हैं कि वो बार बार उसको असाइन करता रहता है, वो कॉन्टिन्यूस असाइन तो करता रहेगा, लेकिन वो कभी ये नहीं करेगा कि आप उसे अगर फर्ज करें ये कहें कि क्लॉक की पॉजिटिव एज आती है तो तब ये ऑपरेशन परफॉर्म करे, वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखें जो हम ये कह रहे हैं कि आपका 4 to 1 मक्स है। अब इसमें एक हमने कोड किया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट कोड क्या है, अगर मैं इसको उस टेबल के साथ लिंक करूं जो ये टेबल है आपका, ठीक है। अब हम इस जो डायग्राम है इसको अभी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, डायग्राम को छोड़ के हम टेबल को देखते हैं। आपको फंक्शन पता है, फंक्शनैलिटी पता है, आप उसको मॉडल करना चाहते हैं। अब देखें, अगर आपको ये मतलब टेबल तो अब याद हो गया होना चाहिए, 0 0 है तो आप आई नॉट भेजेंगे, 0 1 है तो 1 है, फिर 1 0 पे 2 है, 1 1 पे 3 है, ठीक है। आप ये चीजें आउटपुट पे सेंड करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस टेबल में जो पहली दो वैल्यूज हैं वो क्या है, 0 है, ठीक है। इन दो वैल्यूज पे हम ये कह रहे थे कि आई नॉट को एक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे देखें क्या किया हुआ है, एस नॉट को इन्वर्ट किया, ये टिल्डा जो यहाँ पे शो किया हुआ है हमने कोड में,
S0 को इन्वर्ट कर दिया, S1 को भी इन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। S1 को हमने क्या किया, इन्वर्ट किया, S0 को इन्वर्ट किया, I0 के साथ उसको हमने ऐड कर दिया, ये 3 इनपुट ऐड हो गया आपका। सिमिलरली यहाँ पे आपने एक चीज को इन्वर्ट करना है जो कि S0 है, ठीक है, आपने यहाँ पे S0 को इन्वर्ट करना सिर्फ, तो हमने दूसरी स्टेटमेंट में S0 को इन्वर्ट कर दिया, तीसरी स्टेटमेंट में है S1 को इन्वर्ट किया, और चौथी स्टेटमेंट में किसी को भी इन्वर्ट नहीं किया। तो हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है 4 to 1 mux की, ये कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर हम इन सारी स्टेटमेंट्स को और कर दें। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे ये आपके पास बार्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होती है जहाँ पे भी, उसके बाद हमारे पास आगे बार आ जाता है। इट मीन्स के हमारे पास ये जो सारी आउटपुट्स हैं ये कनेक्टेड हैं टू 4 to 1 और गेट, तो लाइक 4 इनपुट और गेट। तो आप इनको क्या करते हैं कि एट दी एंड सबको और कर देते हैं। ये वही फंक्शन है जो आपका ये वाला सर्किट जो है ये आपको दिखा रहा था, ठीक है। आपके 3 एंड गेट्स, सॉरी आपके 4 एंड गेट्स हैं जो कि 3 इनपुट एंड गेट्स हैं, देन यू हैव 4 इनपुट और गेट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर योर 4 to 1 mux। ये एक ऑप्शन है इम्प्लीमेंट करने की। सर जो हम ये लोग प्रिमिटिव्स यूज करते हैं तो इनकी इनपुट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हम मतलब 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा इनपुट्स नहीं ले सकते, उसका एंड नहीं कर सकते? नहीं, उनकी लिमिटेशंस नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। जो आपका है प्रिमिटिव्स हैं उनकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, ये आपके पास पहली ऑप्शन थी, अभी हम देखते हैं इसकी सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको बजाय इसके कि आप, ठीक है, ये वाला जो आपने पिछला मॉडल देखा है वो भी एक है लाइक इट्स नॉट अ गेट लेवल मॉडल, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा सा लोअर लेवल पे ही डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप उसकी एक बिहेवियर को बेसिकली मॉडल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कोड को इंटरप्रेट करूँ तो इसका मतलब ये है कि आप देखें आपकी वैल्यू क्या क्या ट्रांसमिट हो सकती हैं। अब देखें जो पहले 2 रोज हैं टेबल में, जो पहली 2 रोज हैं वो क्या है, S0 उसमें क्या है, उसमें S0 0 है। जो दूसरी 2 रोज हैं उसमें S0 क्या है, उसमें S0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से मॉडल कर सकते हैं कि हम इसको लिंक कर दें S1 के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट है नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो इंटरनल स्टेटमेंट है S0, आगे साइन है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद I3 कॉलन I2। इसका जो पर्पस है बेसिकली, या जो इसका मीनिंग है वो ये है कि S0 की वैल्यू अगर 1 हो तो I3 जो है वो ट्रांसमिट करो, ठीक है, और अगर S0 की वैल्यू 0 हो तो फिर I2 ट्रांसमिट करो। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, S0 की वैल्यू अगर आपके पास 0 होगी तो फिर क्या चीज ट्रांसमिट करना चाहिए उसे, I2 या I3 ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी देखते हैं कि अगर फर्ज करें मैं इसको नेस्टेड कंडीशन में देखना चाहूँ तो नेस्टेड कंडीशन में मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि अगर S1 की वैल्यू अगर 1 है तो वो कौन सी पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। इन दो में से कोई पॉइंट हो सकता है, या तो ये वाला पॉइंट है या तो ये वाला पॉइंट है। तो S1 की वैल्यू अगर 1 हो तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट करे। लेकिन अगर S1 की वैल्यू आपके पास 0 हो तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। ऑब्वियसली इसमें फिर आगे अलग से कंडीशन लगी हुई है। आप देखें यहाँ पे 3 और 2 पे कंडीशन थी, सॉरी यहाँ पे कंडीशन थी इस वाले पे, ठीक है, ये वाला और ये वाला कंडीशन थी। तो यहाँ पे हमने आगे उस पर कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये वैल्यू 0 होगी तो आपके पास 3 ट्रांसमिट करेगा, सॉरी अगर 0 होगी तो 1 2 ट्रांसमिट करेगा, और अगर ये स्टेटमेंट जो है ये 1 होगी तो आपके पास 3 ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं अपने इस 4 to 1 mux के साथ। सर आपने जो इसको नेस्टेड भी बात की है कि S1 जो है फॉर एग्जांपल इसकी जो पहली स्टेटमेंट आ रही है वो तब एग्जीक्यूट होगी, जो S0 I3 और I2 वाली है वो तब एग्जीक्यूट होगी जब S1 हमारे पास 1 होगा। तो जब जी आपने जी नेस्ट जी के अंदर आए हैं, जब आप S0 की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें जो मतलब S0 जब 1 होगा तो वो I3 ट्रांसमिट करेगा, जी 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 S1 जब 0 होगा
तो उसको I1 नहीं ट्रांसमिट करना चाहिए, ये I2 ट्रांसमिट कर रहा यहाँ है। पे I1 यस सर I1 आना Yes, चाहिए। sir. तो I1 Yes, ट्रांसमिट sir. करना चाहिए। अच्छा ठहरे, मुझे एक दफा देखने दें। I2 की जगह सर। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में हमने चेंज करना है, ये I3 की जगह I1 होगा, सॉरी I2 की जगह I1 होगा, और यहाँ पे आगे जो है I1 की जगह फिर I2 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एरर है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ये नोट डाउन कर लें यहाँ पे। ये आपके पास जो I2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह होना चाहिए I1 होना चाहिए, और यहाँ पे जो I1 लिखा हुआ है इसकी जगह I2 होना चाहिए। ठीक है, Yes, सर sir. या तो हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, S0 को और S1 को आपस में रिप्लेस कर दें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर S की वैल्यू 0 है तो फिर आप I0 I1 पे जाएंगे। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जो नेस्टेड कंडीशन लगाना चाहते हैं, पहले आप ये देखते हैं कि ये दो वैल्यूज एग्जीक्यूट करें या फिर ये दो वैल्यू एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये इंटरनल लूप में आ जाएंगी, ये वाली दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज। ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं, और I2 और I1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो इम्प्लीमेंटेशन सर हैं इफ एल्स नहीं हम 4 to 1 लिख सकते इसके अंदर? जी 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 जी। नहीं, इफ एल्स सर इफ आप एल्स नहीं यूज कर लिखेंगे, सकते? मैं बता रहा हूँ, आप इसमें इफ एल्स जो है असाइन स्टेटमेंट में समझ लें कि ये इफ एल्स की ही कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको रीड करना चाहें, मतलब अगर मैं इसको ए कर दूं, ये एस नॉट वाली जो पहली वाली लिखी हुई है I3 I2 वाली, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये ए है, और ये I1 और I0 वाली जो लिखी हुई है, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये बी है। तो इस स्टेटमेंट का पर्पस ये है, वो ये कहती है कि इफ एस इज इक्वल टू 1 देन ए इज इक्वल टू, लाइक आउट इज इक्वल टू ए, एल्स आप ये कह सकते हैं कि आउट इज इक्वल टू बी। तो ये बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक डिफरेंट फॉर्म में लिखी हुई है। असाइन जब भी आप यूज करेंगे, उसमें आप इफ एल्स डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन हम आगे जाके देखते हैं कि आज के ही सेशन में कुछ थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे कि आप जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो आप कैसे लिख सकते हैं। आप इफ एल्स यूज करते हैं, लेकिन आप असाइन के साथ यूज नहीं करते, वो ऑलवेज ब्लॉक्स जो होते हैं या इनिशियल ब्लॉक्स जो होते हैं, आप उनके अंदर यूज कर सकते हैं। सर बेसिकली सीक्वेंशियल के लिए होती है वो कंडीशनल के लिए होती है, जरूरी नहीं है सिक्वेंशियल के लिए हो। ठीक है, आप देखें इसमें जो डिफरेंस है, आपने जो पहले कोड किया है, जो हमने पहले दो सेशंस में देखा है, उसमें आप गेट लेवल स्कीमेटिक डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर आप ये दो लास्ट वाली इम्प्लीमेंटेशंस देखें, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अब आपको गेट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको गेट लेवल समझना जरूरी नहीं है, लाइक आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसका एक बिहेवियरल मॉडल बना सकते हैं। अगर आपको एल्गोरिदम पता है, अगर आपको डिजाइन पता है, आप एक हायर लेवल पे रह के अपना मॉडल जो है वो आप कंप्लीट कर सकता है। तो इट मींस के हम ये कह सकते हैं कि हमने एक एब्स्ट्रैक्शन का एक लेवल, एक हायर लेवल पे हम अभी मूव कर चुके हैं। हायर लेवल मींस के हम थोड़ा सा और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, ना कि हम एक डिटेल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास डिटेल्स ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ तक कोई बात अगर समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। अच्छा, इसमें देखें, अब आपके पास डिलेज आते हैं। अब डिलेज जो होते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब आपने प्रोग्राम कर रहे हो, जब आपको टेस्ट बेंच बना रहे हो, तो आपको डिले के साथ वैल्यूज जो है वो चेंज करके अपने मॉड्यूल को सेंड करनी पड़ती हैं, ताकि आप उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकें। अगर आप टाइम 0 पे ही सारी वैल्यूज को सेंड कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो सारी वैल्यूज को रीड ही नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ जो लास्ट वाली वैल्यू आपने लिखी होगी, वो उसी को वो रीड करके आपको वैल्यूज सेंड करवाएगा। तो जब भी आप वैल्यूज को सेंड कर रहे हो, लाइक टेस्ट बेंच से, तो ऑब्वियसली आप डिले के साथ डिफरेंट वेक्टर सेंड करते हैं, जैसा कि हमने कल एग्जांपल में देखा है। अब डिलेज जो होते हैं, वो यहाँ पे जो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दे आर नॉट सिंथेसाइजेबल, डिलेज सिंथेसाइज नहीं होते हैं। अब डिले सिंथेसाइज ना होने का रीजन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? कि
सर उसका सर कोई कुछ हार्डवेयर वैल्यू नहीं हमें बन बाद में ज़रूरत पड़ती है। बाद में ज़रूरत पड़ती हैं, अच्छा, और या उसका हार्डवेयर नहीं बनता। सर मेरा ख्याल से वो इंटरप्ट फिर सर्विस नहीं बनता। रूटीन आ जाती है, क्योंकि हम पोलिंग या फिर इंटरप्ट पोलिंग करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो पोलिंग जो है वो हमारा प्रोसेसर दूसरी साइड पे कर रहा होता है, इनपुट चेक कर रहा होता है, तो इस वजह से शायद नहीं चलती। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ बातें आपकी अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। एक जो ज़्यादा इफेक्टिव बात है या लाइक क्लोज टू दिस क्वेश्चन बात है, वो ये है कि हार्डवेयर इसका आप बना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ किसी भी प्रोग्राम को कि यार आप जो है 10 टाइम यूनिट्स का इंतज़ार करें, अब वो किस तरह से इंतज़ार करेगा? वो बेसिकली इंतज़ार नहीं कर सकता अनलेस के वो उसमें कोई ना कोई हार्डवेयर जो है वो आप उसमें लाइक एम्बेड कर दें, सिंथेसाइज कर दें, ठीक है, लाइक उसमें एक हार्डवेयर को इंक्लूड कर दें, तब जाके वो डिले ऐड हो सकता है, अदरवाइज वो डिले ऐड नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपके जहन में किसी के जहन में ये बात आती है कि मैं अगर 10 टाइम यूनिट्स लिखता हूँ तो 10 दफ़ा फॉर लूप लगा के क्यों नहीं वेट कर सकता? बेसिकली हो ये रहा होता है कि वो जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो इतनी फास्ट है कि वो बेसिकली 10 टाइम यूनिट्स वेट नहीं करेगा अनलेस कि आप उस फॉर लूप के अंदर कोई कोई एक्सप्रेशन लिखें या कोई उसके अंदर आप कोई कोड लिखें। अच्छा, जब आप कोई कोड लिखेंगे फॉर लूप के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका एक फॉर लूप आपने लिख दिया है जो कि 1 to 10 चलेगा, आपने अगर फॉर लूप लिख दिया है तो उसके अंदर आपने कोई स्टेटमेंट डाल दी है, तो स्टेटमेंट क्या करेगी? स्टेटमेंट रियल हार्डवेयर में एग्जीक्यूट होगी। जब रियल हार्डवेयर में एग्जीक्यूट होगी तो फिर क्या होगा? आपका एक हार्डवेयर कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लाइक उसकी आप जो डिले है वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। द ओनली वे जिसकी बेस पे आप अपना डिज़ाइंस में या हार्डवेयर्स में डिलेज ऐड कर सकते हैं वो ये है कि आप उसमें इन्वर्टर्स ऐड करें, आप उसमें बफर्स ऐड करें, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी एक फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन चल रही है, एक वायर जो है वो चल रही है जो डाटा लेके कहीं पे जा रही है, तो आप क्या करेंगे? उस वायर को कट करके, ऑब्वियसली आप कोड में ही करते हैं, कट करके क्या करें उसके बीच में एक बफर डाल दें। बफर क्या करेगा? बफर का पर्पस सिर्फ ये है ना कि वो डाटा कुछ टाइम के लिए होल्ड करके आगे भेजता है, या इन्वर्टर फर्ज करें आप डाल दें, इन्वर्टर का पर्पस ये है ना कि डाटा को इन्वर्ट करके भेजता है, तो आप डबल इन्वर्टर डाल दें। डबल इन्वर्टर बेसिकली आपका बफर होता है। अब इन्वर्टर का एक डिले होगा जो कि क्या करेगा, डाटा को ऑब्वियसली थोड़े डिले के साथ आउटपुट में भेजेगा। आप डबल इन्वर्टर लगाएंगे तो डिले आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर आप 4 इन्वर्टर्स लगा दें तो ऑब्वियसली आपका डिले और बढ़ जाएगा। तो ये डिफाइंड वैल्यूज हैं कि आपको पता होगा कि आपने कौन सा इन्वर्टर लगाना है, उसका डिले कितना है, उसका साइज क्या है। तो इस तरह से आप अपने जो डिज़ाइन हैं उसमें आप डिलेज ऐड कर सकते हैं। ये बात ज़्यादा क्लियर उन लोगों को हो सकती है जिन लोगों ने वीएलएसआई पढ़ी हुई है। वीएलएसआई का एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी यस। सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे से वीएलएसआई पढ़ते हैं। उसमें आपको पता है कि आप क्या करते हैं, इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें आप जो गेट साइज हैं, ट्रांजिस्टर साइजेस हैं, वो आप चेंज करते हैं। जब आप ट्रांजिस्टर साइज चेंज करते हैं तो आपका डिले जो है वो कम या ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स के आप डिफरेंट साइज के इन्वर्टर्स से अपने डिले को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपने कोड्स में डिले ऐड करना चाहें तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वैल्यूज ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर्स या बफर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो डिलेज के लिए ये बात जो है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डिले कभी भी सिंथेसाइजेबल नहीं होता। डिले का ओनली पर्पस इन वेरीलॉग या VHDL लैंग्वेज वो ये है कि आप अपने टेस्ट बेंच में डिफरेंट वेक्टर्स डिफरेंट टाइम पे जनरेट करवा सकें, ठीक है। उसका और कोई पर्पस नहीं है यूज़ करने का। अगर आप अपने कोड्स में यूज़ करेंगे वो सिंथेसाइज नहीं होगा, आपका हार्डवेयर सही तरीके से रन नहीं करेगा जैसा कि आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिले के बारे में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। अब आप अगर डिज़ाइन एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो आप देखें अब हमने इस लेवल पे तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। ये जो बिहेवियरल मॉडलिंग है, बिहेवियरल मॉडलिंग आपको थोड़ी सी समझ आ गई है कि बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको और क्या वे है जिससे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या जिससे हम इसको कोड कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, वो हमारे पास प्रोसीजरल ब्लॉक्स हैं। प्रोसीजरल ब्लॉक्स ये होते हैं कि हम उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स, उसमें केस स्टेटमेंट्स, उसमें जो भी हम काम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है ऑलवेज के साथ। अच्छा, ऑलवेज ब्लॉक जो है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं वो क्या करता है, लेकिन अभी आप जो नोट करना है आपने वो सिर्फ ये नोट करें, केस और एंड केस।
यहाँ में आपने क्या लिखा हुआ है, ये आप केस अप्लाई कर रहे हैं इन दो वैल्यूज पे, ठीक है। अब इनको यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, कॉन्केटिनेट किया हुआ है, S1 S0 और साथ में ब्रैकेट्स हैं। अब हम केस लगाते हैं इन दो वैल्यूज पे, हम ये देखते हैं कि अगर इन दो वैल्यूज अगर 0 0 हैं तो आउटपुट पे क्या भेज दो, I0 भेज दो। 0 1 है तो I1 भेज दो, 1 0 है तो I2, और 3 है तो उसके आप क्या भेज दें, 3 भेज दें। अब यहाँ पे हम ये वाला काम इजीली कर सकता है, ठीक है। इसमें ये बात तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होनी चाहिए। इसमें जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे देखें, ये जो आउट है, आउट इज इक्वल टू I0 लिखा हुआ है, इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी डाटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, ये क्या है, रजिस्टर है, रेज टाइप है। अब इस रेज टाइप का पर्पस ये है कि वो इस वैल्यू को, आउट वैल्यू को कुछ देर के लिए होल्ड करेगी, मतलब ऑब्वियसली इतनी देर के लिए होल्ड करेगी कि अनटिल उसको दोबारा से चेंज किया जाए या दोबारा से अपडेट किया जाए, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। एक बात और है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे देखें, ऑलवेज ऐड के आगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज मेंशन्ड है। कुछ वैल्यूज से मुराद मेरा ये है कि यहाँ पे जितनी भी इनपुट वेक्टर्स हैं या इनपुट वैल्यूज हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, जो आपका ऑलवेज ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। इसको कहते हैं, ये सेंसिटिविटी लिस्ट है। सेंसिटिविटी लिस्ट का मतलब ये है कि जब भी इनमें से कोई एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू, I0 हो, I1 हो, 2 3 या S0 हो या S1 हो, कोई भी एक वैल्यू चेंज होगी तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये सारा ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी लिस्ट का पर्पस होता है। अगर आप ये करना चाहें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड पे ग्रीन में, अगर आप ये करना चाहें कि अगर आपको ये पता नहीं है कि इसमें लाइक हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार लिख सकते हैं। अब ये स्टार क्या करेगा, ये स्टार ये करेगा कि जितनी भी स्टेटमेंट्स जिसकी बेस पे इस ब्लॉक की, ये जो ऑलवेज ब्लॉक है, इसकी आउटपुट चेंज हो रही है, वो सारी स्टेटमेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे वो मेंशन कर देगा, ठीक है। वो बेसिकली खुद से ही इसमें ऐड अप कर देगा अगर आप स्टार मेंशन करेंगे तो। फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने कितनी यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऐड करनी है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि ये वाली जो कोडिंग आपको नजर आ रही है, ये कोडिंग काफी सिमिलर है एज लाइक योर सी लैंग्वेज। अगर आप ये केस स्टेटमेंट देखें, ये तो तकरीबन सिमिलर है जो आप सी में लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, इसमें आपको ज्यादा मुश्किल लगना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अब इनका पर्पस क्या है, ये क्यों यूज की जाती हैं। इनका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप बिहेवियर को, जब भी आप बिहेवियर को मॉडल करना चाहें, उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लाइक प्रोसीजर स्टेटमेंट से यूज कर सकते हैं। प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट होती है इनिशियल, दूसरी होती है हमारे पास ऑलवेज, ठीक है। दो ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, एक इनिशियल है, एक ऑलवेज है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आपका इनिशियल ब्लॉक है, ये वाला अगर ब्लॉक आपने लिखा हो, जो आपने टेस्ट बेंच में एग्जांपल देखी थी, इनिशियल, उसके बाद हमने लिखा था बिगिन और एंड। बिगिन एंड मीन मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका जैसे आप सी में ब्रैकेट्स यूज करते हैं, यहाँ पे ये बिगिन और एंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम 0 पे ये स्टार्ट होगा, ये यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये क्या कर देगा, ये रिपीट नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है, एंड में जाके रुक जाएगा। लेकिन जो ऑलवेज ब्लॉक है, उसका काम ये है कि वो टाइम 0 पे स्टार्ट होता है और अपने आप को रिपीट करता रहता है, अनलेस कि आपने सेंसिटिविटी लिस्ट में कुछ ऐड किया हुआ है या आपने कोई और कंडीशन लगाई हुई है। लेकिन ये ऑलवेज ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। इसका पर्पस ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होना चाहिए कि इनिशियल ब्लॉक टाइम 0 पे स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट करता है अपनी सारी स्टेटमेंट्स को और आगे एंड में जाके स्टॉप हो जाता है। ऑलवेज ब्लॉक टाइम 0 पे स्टार्ट करता है, अपनी स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट करेगा और अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इनिशियल ब्लॉक को लिखने का तरीका बड़ा आसान है, जो आपने देखा है एग्जांपल में। अब देखें, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमने दो इनिशियल ब्लॉक लिखे हुए हैं, ठीक है। दो इनिशियल ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं, एक इनिशियल ये वाला है, इनिशियल बिगिन और एंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक है इनिशियल बिगिन और एंड खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये वाला कोड जो है अगर मैं रन करूं तो वो कितने टाइम यूनिट्स के बाद खत्म हो जाएगा।
100 टाइम यूज के बाद 140 और कोई? 100 सर। 100 के बाद अच्छा अब अच्छा चले, दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कोई ये बता सकता है कि तकरीबन 70 टाइम यूनिट्स के बाद ए और बी की वैल्यू क्या होगी? सर कोई 1 भी 0 रैंडम सी ये जो लिखी हुई है इस पर। रैंडम होगी सर। 1 0 शायद 0 0 जो लास्ट है वही होंगे। अच्छा देखें, हमने ये कहा था कि जितने भी इनिशियल ब्लॉक्स होंगे, हमने ये पहले दूसरे सेशन में शायद बात की थी कि अगर आप मल्टीपल इनिशियल ब्लॉक्स एक ही कोड में ऐड कर देते हैं तो वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे ब्लॉक्स टाइम 0 पे स्टार्ट होंगे। सारे ब्लॉक्स, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ। सारे टाइम 0 पे स्टार्ट होंगे, अपनी अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर जहां पे भी उसकी एंड स्टेटमेंट आएगी वहां पे वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक का टाइम लिखा हुआ है 100 टाइम यूनिट्स, दूसरे का टाइम लिखा हुआ है 10 टाइम यूनिट्स। अब एक स्टार्ट करेगा लाइक 0 से, दूसरा भी स्टार्ट करेगा 0 से। एक के पास स्टेटमेंट्स हैं लाइक #10 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के हर लाइक 10 टाइम यूनिट्स के बाद वो वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अच्छा चलें फर्ज करें ये 40 टाइम यूनिट्स पे पहुंच गया, उसके बाद उसने बी की वैल्यू को 0 कर दिया। जब इसने बी की वैल्यू को 0 कर दिया तो फिर आपके पास आगे इस ब्लॉक ने एग्जीक्यूट नहीं करना, ये आपकी बी की वैल्यू को 0 ही रखेगा ये खुद से नहीं रखेगा, लेकिन वो खुद ही रेज वैल्यू है। देखें आप बी जो है हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, ऊपर हमने रेज डिफाइन किया हुआ है, तो बी की कॉन्टिन्यूस वैल्यू क्या रहेगी, वो 0 ही रहेगी। लेकिन अब ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, या बेसिकली आप ये आपका पूरा प्रोग्राम जो है ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब आपका ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर ये 40 पे पहुंचा है तो ये भी 40 पे पहुंच गया होना चाहिए, और उसके बाद इसके पास टाइम कितना रहता है, 60 टाइम यूनिट्स रहता है। तो ये टोटल 100 टाइम यूनिट्स के बाद आपका जो फंक्शन है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके जो पैरेलल मॉडलिंग है या कंकरेंट मॉडलिंग है उसको आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, या इस तरह से देख सकते हैं कि एक पैरेलल मॉडलिंग हो रही है। अब इसमें वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज वही होंगी जो आपने लास्ट में असाइन की हैं। ए को 1 असाइन किया था और बी को आपने 0 असाइन किया था, आपके पास ये दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, इनिशियल ब्लॉक आपका ये होता है। सर आपने अगर लास्ट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है पिछली स्लाइड में, टिपिकली नॉट सिंथेसाइजेबल फॉर एजिक्स, तो फिर जब एजिक्स की जो भी हम कंट्रोलर्स वगैरह डिजाइन करते हैं फिर उनको हम किस तरीके से करते हैं टेस्ट, अगर देखें टेस्ट नहीं, नहीं होता? देखें इनिशियल नॉर्मली यूज होता है उसके लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। जो ऑलवेज है उसको आप यूज करते हैं अपना सिस्टम मॉडल करने के लिए। इनिशियल देखें आप बेसिकली क्या ना, ये हम इसमें नॉर्मली हम ये कह रहे होते हैं कि ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होता, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है, फिजिकल हार्डवेयर नहीं है जिसको हम ये कहें कि यार तुम टाइम 0 पे स्टार्ट हो, ये एग्जीक्यूट करो और उसके बाद तुम रुक जाओ। ठीक है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि आप उसको अपने जो वेरिलॉग कोड है लाइक उसमें अगर आप अलग से मॉडल करें, कोई इफ एल्स स्टेटमेंट से मॉडल करें आप उसको, कि अगर कोई एक कंडीशन हो लाइक फॉर एग्जांपल इफ रीसेट हो तो वो क्या करे, वैल्यूज को 0 कर दे। अगर रीसेट ना हो तो वो फिर वो वाला ब्लॉक ऑब्वियसली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे रीसेट का बटन्स होते हैं वो बेसिकली आपकी डिवाइस को रीसेट कर देता है। ठीक है, लेकिन इनिशियल वाली कंडीशन जो है वो सिंथेसाइजेबल नहीं होती, वो आप अपने एसिक्स में या एफपीजीएस में आप मॉडल नहीं कर सकते। इनको यूज़ किया जाता है सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए कि आप अपने डिज़ाइन को टेस्ट कर सकें, और डिज़ाइन टेस्ट ऑब्वियसली आप जो है वो एफपीजीएस में नहीं करते, वो आप अपने सिमुलेटर्स में करते हैं जहाँ पे भी आप कोड कर रहे होते हैं। ठीक है सर, अगर हम एजिक्स की पूरी फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एजिक बनानी हो और उसका हम कंट्रोलर एफएसएम के थ्रू बनाएं और बाकी उसका पूरा डेटा पाथ वगैरह भी बनाएं, और जब सब कुछ पूरा उसका बन जाए, पूरा मॉड्यूल बन जाए, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते जी हैं? जी जी जी, उसकी ठीक टेस्टिंग है, के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी कोड में नहीं यूज़ कर सकते? ठीक है, नहीं, उसके कोड में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो आपके पास है ऑलवेज ब्लॉक की। ठीक है, अब ऑलवेज ब्लॉक मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक लूपिंग कंडीशन है,
ये टाइम 0 पे स्टार्ट होता है और जितनी भी स्टेटमेंट्स उसमें होती हैं उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। अब देखें, आपका जो हार्डवेयर होता है उसका भी एक पर्पज यही होता है। आपने फॉर एग्जांपल कोई कोड किया हुआ है किसी भी किसी भी हार्डवेयर का, तो वो क्या करेगा, वो कोड को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, वही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सेंसर लगाया हुआ है तो आप क्या करते हैं, उसको आप क्या चाहते हैं वो सेंसर क्या करे, सेंसर यही करेगा कि फॉर एग्जांपल आपने स्मोक सेंसर लगाया हुआ है, स्मोक सेंसर का पर्पज क्या होता है, वो क्या करेगा, आप उसे उससे वैल्यू रीड करते हैं। कोई भी उस पर अगर आपने अलार्म जनरेट करना है या कोई भी आपने उस पर इंडिकेशन देनी है तो वो आप बेसिकली उस पर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आप ये नहीं करते कि उसको स्टॉप कर दें, आप दोबारा से उसको सेंस करते हैं, दोबारा से वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, दोबारा से आप उसको क्या करते हैं, कोई भी आपने इंडिकेशन जनरेट करता है। तो हार्डवेयर बेसिकली ऐसे ही काम करता है। ऑलवेज ब्लॉक का पर्पज भी यही है कि वो ये करेगा कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करो, दोबारा से वापस आओ, फिर से एग्जीक्यूट करो, फिर से वापस आओ, फिर एग्जीक्यूट करो, अनलेस कि हम उसमें कोई कंडीशंस लगा दें। जैसे आपने मक्स के केस में कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर वैल्यू ये होगी तो वो उसको असाइन करेगा, सेंसिटिविटी लिस्ट चेंज होगी तो ऑलवेज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये उसमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो भी आप एक्टिविटी है जो आपने रिपीट करनी हो कॉन्टिन्यूसली, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और टाइमिंग कंट्रोल जो है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइमिंग कंट्रोल जो है वो इवेंट बेस्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, हैश बेस्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। इवेंट बेस्ड मीन्स वो जो मैंने आपको सेंसिटिविटी लिस्ट की बात की थी, वो बेसिकली एक इवेंट अकर होता है। इवेंट मीन्स के आपके पास जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं या अपडेट हो रही हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो। तो वो एक कंट्रोल्ड टाइमिंग वो कंट्रोल्ड मॉडल है। हम आगे कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कि आप इसको टाइमिंग के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। मतलब हमने ये पहले कहा था कि आपका जो असाइन स्टेटमेंट्स हैं वो टाइम को मॉडल नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप सिंक्रोनस मॉडलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ऑलवेज ब्लॉक हैं इनको आप सिंक्रोनस मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि आप इसको कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरी तरफ से स्लाइड्स में इतना ही है, बाकी फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जिस तरह असाइन सर हमने स्लाइड 17 पे जो केस स्टेटमेंट डिस्कस की थी वहाँ जी जी, पे हमने ये यहाँ पे डिफॉल्ट भी में यही एक लिखी हुई है, था डिस्प्ले। यहाँ पे भी लिखा ये हुआ सर है, जी यही है। जी जी बिल्कुल बताएं। सर, ये जो है वो ग्राफ में तो मेरा नहीं ख्याल कि शो हो सकती है, वो जो बॉटम रीजन होता है ये नजर आ जी जाती जी, होगी फिर जो कमेंट ये जो है ना आपका मॉडल स्कीम में बॉटम रीजन होता है जहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हैं। कोड तो नहीं लिख सकते, इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने टूल को एग्जीक्यूट होने के लिए, वहाँ पे आप ये चीज़ें बेसिकली डिस्प्ले होती हैं, आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको। तो ऊपर जो ग्राफ होता है उसमें जो आउट होता है वहां पर फिर क्या आ रहा हो? जो ग्राफ होता है, ग्राफ की जी बात कर जी रहे हैं, ग्राफ जी में कोई जी वैल्यू नहीं आएगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई डोंट केयर वैल्यू आ जाएगी, कोई हाई जी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई और कंडीशन आती है तो नॉर्मली देखें, एक बात और भी है जो नोट करने वाली है। ये हम आगे मेरे ख्याल में पढ़ेंगे केस स्टेटमेंट्स वगैरह, उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि आप देखें यहाँ पे S0 और S1 की वैल्यूज मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, टोटल 4 वैल्यूज हो सकती है ना, 2 पावर 2। तो 4 वैल्यूज हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी हैं, लाइक 0 1 2 3। अब इसके अलावा और कोई कंडीशन आ नहीं सकती, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई डोंट केयर कंडीशन आ गई तो फिर क्या करेंगे, या कोई हाई जी स्टेट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए डिफॉल्ट लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स मेंशन की हैं, अगर आपने सारी इनपुट्स को टैकल कर लिया है तो फिर आपको डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके वेरीलॉग कोड में आपको डिफॉल्ट जरूर ऐड करना है। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं आउट इज इक्वल टू आप 1 कर दें, मतलब आउट इज इक्वल टू आई नॉट कर दें। कि अब अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आती है, मतलब अगर डोंट केयर कंडीशन आती है तो आप क्या करो, आई नॉट को ही सेंड कर दो। ठीक है, तो ये कंट्रोल आपके हाथ में, आप कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो बॉटम पे आपको ये इनवैलिड कंट्रोल सिग्नल डिस्प्ले हो जाएगा और टॉप पे कोई हाई जी स्टेट या डोंट केयर सिग्नल जो है वो शो हो जाएगा आउट की जगह पे।
ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर और भी क्वेश्चन है? जी सर। सर ये जो आपने ऑलवेज ऐड के जो स्टेटमेंट में सर एस नॉट और एस वन, सर ये आपने आउटपुट और इनपुट वैल्यूज को सर और स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो सर ये इसलिए सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है सर इसमें हम और यूज करें सर, ये किस तरह से ऐड कर रहे हैं सर? क्योंकि ये बेसिकली केस ये तो मैं एक मिनट बता देता हूँ, एक मिनट बता देता हूँ। ये जो है ना, ये बेसिकली और नहीं है, ये वो वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा दें या आप और लिख दें तो एक ही बात है। मतलब ये कहना चाह रहे, जैसे हम नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल आप इफ कंडीशन में लिखता है इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, या आप लिखता है इफ ए इज इक्वल टू बी और लिख देता है सी इज इक्वल टू डी, ये वो वाला और लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली आपका वो प्रिमिटिव्स नहीं है। मतलब ये कंटिन्यूस लूप में डिफाइन कर रहा है तमाम वेरिएबल्स को। ये बेसिकली ना ये कहना चाह रहा है कि एस, मतलब इसको अगर मैं रीड करूं तो इसका मतलब ये होगा कि इफ एस नॉट की वैल्यू चेंज हो और एस वन की वैल्यू चेंज हो और आई नॉट की वैल्यू चेंज हो, सो ऑन सो फोर्थ, तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इसका मकसद ये है, जैसा हमने पहले लिखा था वैसा ही ये है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पहले मेरे ख्याल में हमने कॉमा डाला था, ऐसा ही है जो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखी थी ये वाली, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का पर्पस एक ही है कि काम करेंगे दोनों। सर लास्टली सर, जो जब हम स्टार यूज करते हैं सर, तो उसका क्या मतलब कि सारे हमारे जो वैल्यूज हैं सारे वो इंक्लूड हुए होते हैं? देखें, इसका मतलब ये है कि देखें इस अगर स्टार मींस के लाइक ऑल इनपुट्स व्हिच आर अफेक्टिंग द आउटपुट ऑफ आवर ऑलवेज ब्लॉक। ठीक है, मतलब जितनी भी इनपुट्स हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं हमारी आउटपुट्स को, जो कि ऑलवेज ब्लॉक से आ रही हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी सेंसिटिविटी लिस्ट में खुद से ऐड कर देगा। अगर इस केस में अगर मैं ऑलवेज स्टार लिखूंगा ना, तो एस नॉट को, एस वन को, एस लाइक आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, इन सारों को लिस्ट में खुद से ऐड कर देगा। ठीक है सर। और सर जो आई वन, आई टू, आई थ्री उसको कंसिडर नहीं करेगा? सॉरी, मतलब जो आउटपुट वैल्यू है सर, अगर हम उनको भी नहीं, आउट को कंसीडर नहीं करता ना, हमें बेसिकली सेंसिटिविटी लिस्ट ये होती है कि वो हमने उसकी बेस पे आउटपुट को चेंज करना होता है। हम ये देखते हैं कि कौन सी इनपुट की बेस पे आउटपुट चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इनपुट को मॉनिटर करना है, जब इनपुट चेंज हो तो हमें आउटपुट चेंज करनी है ऑब्वियसली। ऐसा ही है, आउटपुट को तो हम ड्राइव कर रहे हैं, आउटपुट हम कहीं से बाय से रीड नहीं कर रहे। ठीक है सर। अच्छा, अभी एक मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कोड का। मैं एक्सरसाइज आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, जो आपके पास एक्सरसाइजेज हैं अभी। ये एक्सरसाइज है आपके पास आज के लिए, आपको नजर आ रही है अभी स्क्रीन आपके पास ना? ये पहला, सॉरी ये पहला नहीं है, पहला आपके पास ये वाला है। आपको टेबल गिवन है, ट्रुथ टेबल गिवन है। ठीक है, अब आप अगर कोड को देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों ने भी काम किया हुआ है, जो पहला सेशन हमने गुजारा है उसमें। मैं आपको कोड शो कर देता हूँ, एक दफ़ा आप उसको देख लें, फिर आप उसको लाइक जो भी हो आप जो कोड करना चाहें उसमें आप कोड कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं होगा। इसको मैं ऐड सोर्स कर देता हूँ, यहाँ से मैं फाइल ऐड कर लेता हूँ। सर आप इस सेमेस्टर डीएसडी पढ़ा रहे हैं? इस सेमेस्टर में तो बाद में बताएंगे क्या पढ़ा रहे हैं। सॉरी। अच्छा देखें, यहाँ पे ना आपको कोड करने को ये दिया गया है, मैं इसको थोड़ा अगर जूम कर लूँ तो आपको कोड करने के लिए ये दिया गया है कि लाइक अ फुल सबट्रैक्टर हैज थ्री 1-bit इनपुट्स x, y and z और एंड 2 1-bit आउटपुट्स।
ठीक है, आउटपुट्स कौन कौन सी हैं, डी और बी हैं, दो आउटपुट्स हैं आपके पास। द लॉजिक इक्वेशंस आपको गिवन है, ये लॉजिक इक्वेशंस हैं, और उसका अगर ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो वो ये बनता है नीचे जो गिवन है आपको। अच्छा, एक आपको कोड करना है। देखें, अब मैं जो आपसे बात कर रहा था कि आपको हाफ कुक्ड एक्सरसाइजेज दी गई हैं। हाफ कुक्ड मींस के आपको इनपुट्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आउटपुट्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको एक जो एक्सप्रेशन है वो खुद से करके दी गई है, यहाँ पे वो हमने खुद से की हुई है। तो आपने इसको देख के, इस एक्सप्रेशन को देख के आपने दूसरी वाली एक्सप्रेशन भी लिखनी है, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करके इसको ऑब्जर्व करना है कि इसका पर्पस क्या है, ये कैसे लिखा हुआ है। फिर जब आप ये यहाँ पे कोड कर चुके हो, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है ये कंप्लीट कर चुके हो, तो आपने क्या करना है, टेस्ट बेंच आपको प्रोवाइडेड है, टेस्ट बेंच आपको लिखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट बेंच, उसी टेस्ट बेंच को यूज करके आप इसको वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, आपने बेसिकली ये ट्रुथ टेबल जो है ये वेरीफाई करना है। इसको आप रन करेंगे तो आप इनकी वैल्यूज को कंपेयर करते जाएंगे कि आपके पास आउटपुट सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि अगर आपने कोड सही लिखा है तो डी की वैल्यू जो है वो सही आनी चाहिए, बी तो ऑब्वियसली सही होना चाहिए। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आपकी है, ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए। किसी को समझ नहीं आई तो बताएं। सर बस पार्ट हमने कंप्लीट करना है सर कोड का। जी 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 जी, आपने पूरा कोड नहीं लिखना, आपने एक पोर्शन कंप्लीट करना है, जो आपसे कहा गया है आपने उतना सा काम करना है। सर ये सिमलिंग पे वो सर मॉडल सिंग पे भी कर सकते हैं सर? जी जी, मॉडल सिम पे कर सकता है। जिन लोगों का मॉडल सिम नहीं चल रहा उनके लिए मैं ज़ालिंक्स का बंदोबस्त कर रहा हूँ, उम्मीद है वो जल्दी हो जाएगा। जैसे ही होता है तो वो उस पर काम कर लें। कुछ लोगों का इशू आ रहा था, तो अगर किसी का इशू नहीं आ रहा तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखें, हमने एक कोड और लिखा हुआ है कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, जो कि हमने पहले डिस्क्राइब किया लेक्चर में। इस मल्टीप्लेक्सर को, इस डायग्राम को देखते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लिख दिए हैं, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि कंप्लीट द टेस्ट बेंच फॉर द मल्टीप्लेक्सर मॉड्यूल। अब आपने क्या करना है, बाय एडिंग टेस्ट कंडीशंस, आपने जो टेस्ट कंडीशंस हैं वो भी ऐड करनी है। ठीक है, अब आपने ये दो काम करना है इस वाले एक्सरसाइज में। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपने दो काम करना है। एक तो आपने मल्टीप्लेक्सर का कोड कंप्लीट करना है, दूसरा आपने ये जो आपका है टेस्ट बेंच है वो भी आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं टेस्ट बेंच भी आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, उसको भी एक दफ़ा एक नज़र देख लें। उसमें आपने क्या 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 काम करना है बेसिकली। अब देखें, यहाँ पे आपके पास कोई टेस्ट कंडीशंस मेंशन नहीं है। मतलब टेस्ट कंडीशन क्या हो सकती है, आप बेसिकली उसको खुद से डिफाइन करेंगे कि अब इसमें जितनी भी पॉसिबल टेस्ट कंडीशंस हैं वो सारी आपने लिखनी है, कोई टेस्ट कंडीशन रहनी नहीं चाहिए। जो हमने ये कहा था कि आपके पास बेस्ट केस डिज़ाइन और वर्स्ट केस डिज़ाइन होना चाहिए, वो सारा का सारा आपने यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे। आपने जो टेस्ट कंडीशंस हैं वो यहाँ पे #100 के बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे कर देता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये भी आगे मैं #100 डालूँ, इसको दोबारा से पेस्ट करूँ, वैल्यू चेंज करूँ, #100 डालूँ, लाइक इसका मतलब यही होगा ना कि हर 100 टाइम यूनिट्स के बाद वैल्यूज आप लूप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप सिंटैक्स उसका देख सकते हैं कहीं से तो ऑब्वियसली लूप लगा लें, कोई इशू नहीं है। लूप्स के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन लूप्स के लिए एक कमेंट ये है कि लूप्स को आप कभी भी अपने कोड में यूज नहीं कर सकते सवाए टेस्ट बेंच पे। जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उतना करें। ठीक है, तो उसको टेस्ट बेंच में बेशक करें, अवॉइड करें कोड में यूज करना। बाकी एक एक्सरसाइज है आपकी, ये 4-बिट ट्रिपल कैरी एडर है। मैंने दो ही डिस्कस करनी थी आपसे, बाकी आप खुद से देख लेंगे। मैंने सिर्फ ये पैटर्न बताना है कि आपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपने ये रिपल कैरी एडर है, कुछ पोर्शन आपको गिवन है, आपने वो पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। उसमें मेंशन होगा, उसमें कमेंट्स दिए होंगे कि आपने कौन सा पोर्शन कंप्लीट करना है और कैसे करना है। फिर आपके पास बिहेवियरल मॉडल है कि बिहेवियरल मॉडल कैसे कर सकता है। ये ऑलवेज की जो आपने कंडीशंस देखी थी उसको यूज करके आपने ये कंप्लीट करना है।
अब ये एक डिफरेंट है जो हमने नहीं देखा हुआ, ये उसका रिवर्स है कि आप इसको डी मल्टीप्लेक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 to 4 अगर आपने करना हो तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, दो बेसिकली आपके क्वेश्चंस हैं, दो आपके टास्क हैं। एक टास्क ये है कि आपने यूजिंग असाइन स्टेटमेंट्स करना है, दूसरा टास्क है यूजिंग ऑलवेज स्टेटमेंट करना है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप कंप्लीट कर लें कल के नेक्स्ट सेशन से पहले। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। ये डाटा जो है अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ सारा। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।